A very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science, Resonance. Today we are going to start very interesting chapter. The name of the chapter is Judiciary. As the word suggests Judiciary. Judiciary का मतलब क्या होता है? आज हर कंट्री में कहीं ना कहीं एक जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश्ड होता है जिसका मेन पर्पस क्या होता है? कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलना। आज अगर हमारी कंट्री की हम बात करते हैं, कोई भी पर्सन किसी लॉ को ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा कौन देगा? पुलिस देगी। पुलिस अपना काम करेगी और उसके बाद जो केस है वो आगे बढ़ेगा, जुडिशरी के अंदर जाएगा और वहाँ पर जो आपके जज हैं वो उस केस को पूरा तहकीकात होएगी और उसके बाद अपना जजमेंट सुनाएंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली फोकस्ड किस पे रहेगा? हमारी कंट्री के अंदर जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट होता है, कितने कोर्ट हैं, किस तरीके से जज की क्या पावर होती है, किस तरीके से उनका टेन्योर रहता है, बहुत सारी चीज़ें हम इन डिटेल आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। प्लस ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको पूरा लाइफ टाइम ये चैप्टर कहीं ना कहीं काम आने वाला है। आपको पता रहना चाहिए हमारी कंट्री में किस तरीके से जुडिशरी वर्क करती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, हाई कोर्ट का क्या काम है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जुडिशरी। मैंने यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट किया एक इमेज के साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये एक इमेज है सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? हमारा दिल्ली में। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज H.J. कानिया। क्या था इनका पूरा नाम? हीरालाल जे कानिया। ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस। नेक्स्ट चलिए चालू करते हैं हमारा चैप्टर। क्या बोला गया है? लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल पीपल। आज हमारे यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है, जो हमारे अलग अलग आईपीसी के अंदर, सिविल प्रोसीजर में, क्रिमिनल प्रोसीजर में, आपने कुछ नाम सुने होंगे टेलीविज़न के ऊपर, बट अभी अपन को 8th क्लास में इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होते हैं? ये सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो कि आपके लॉ के अंदर बने हुए हैं। अब लॉ इक्वल सबके लिए है, मतलब आज हमारे जो लॉ बने हुए हैं, जो हमारी जुडिशरी है वो सबको एक समान देखती है। भले ही वो केस सलमान खान का हो, भले ही वो केस किसी एक बैगर का हो, दोनों ने अगर कोई क्राइम किया है तो उनको, अगर उन्होंने क्राइम किया और वो प्रूफ हो जाता है तो उनको सज़ा मिलेगी और इक्वल रखेंगे। जुडिशरी सबको इक्वल रखती है, उसके लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आगे देखते हैं। अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स नीड टू बी फॉलोड व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। अब तय कैसे होएगा? आज मैंने मेरा एक फ्रेंड है, उसका पेंसिल ले ली, मैंने उसका बॉक्स ले लिया, क्या मैंने कानून तोड़ दिया? कौन प्रूफ करेगा इसको? क्या कोई कहीं पे लिखा हुआ है? कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो लॉ बने होने चाहिए ना जो प्रूफ करें। कुछ लॉज बने हो जो कि जिनको अपन पढ़ करके रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ, अगर इसने ऐसा कोई काम किया है तो लॉ तोड़ा है, अगर इसने ये काम किया है तो इसने लॉ नहीं तोड़ा है। तो इन चीज़ों के लिए क्या बना हुआ है? आपका प्रॉपर एक जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। आपका सिविल कोड अलग है, क्रिमिनल कोड अलग है, आईपीसी एक इंडियन पिनल कोड है, उसके अंदर अलग अलग आपके सेक्शंस हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि किस चीज़ को हम क्राइम माने, किस चीज़ को क्राइम ना माने। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया कि मैंने मेरे एक फ्रेंड की पेंसिल ले ली। अब मैंने उस पेंसिल को ले लिया है तो क्या मैंने कोई क्राइम कर दिया? क्या मैंने चुरा लिया? तो ये तो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट एक पर्सन है जिसने किसी दूसरे पर्सन के पैसे चुरा लिए, किसी पर्सन ने दूसरे का पर्सन का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, क्या इस तरह की चीज़ें क्राइम में आएंगी? डेफिनेटली ये क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। कितना क्राइम मिलेगा, कैसा इसकी सज़ा रहेगी आगे, ये सब कहाँ पर डिफाइंड है? आपका इंडियन पिनल कोड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। आज अगर किसी सिटीजन को, किसी नागरिक को ये लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ वायलेट हो रहा है, कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, तो मैं जुडिशरी को अप्रोच कर सकता हूँ। बिल्कुल उसके पास राइट है, वो जुडिशरी में जाकर अप्रोच कर सकता है। आज अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, किसी को कोई किसी तरीके से परेशान कर रहा है, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो अपना एक फंडामेंटल राइट यूज़ करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India democracy. It can play this role only because it is independent. अब हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी।
तीनों चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, तीनों एक दूसरे को चेक करते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेचर में आते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? जो कानून बने लेजिस्लेचर से उनको कंट्री में एग्जीक्यूट करवाना। और जुडिशरी का काम क्या होता है? अगर कोई कानून, अगर कोई लॉ ऐसा बन गया है जो कि गलत है, जो कि पावर्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो उसका काम करेक्ट करवाना किसका है? जुडिशरी का। तो जुडिशरी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का। दूसरी चीज़, ये इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर कोई अपनी पावर एनफोर्स नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन है या कोई रिच पर्सन है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुडिशरी के ऊपर बोल दे कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, मैं आपको ऐसा कर दूंगा, तो आप मेरा जो क्राइम है उसको छुपा लीजिए या मेरी सज़ा को कम कर दीजिए। जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई उसके ऊपर अपने रूल, अपने पावर को एनफोर्स नहीं कर सकता है। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। वर्क ऑफ द जुडिशरी कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। द फर्स्ट पॉइंट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करवाना, सॉल्व करवाना। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन। अब डिस्प्यूट्स किसके बीच में हो सकता है? बिटवीन सिटीजन्स, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। आज दो लोगों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो गया कि आपने मेरे घर के आगे कब्जा कर लिया या कुछ इस तरह का काम कर लिया, तो सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट। दूसरा क्या हो सकता है? सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। आज गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति का मकान था, उसको एक्वायर कर लिया, उसको वहाँ से रोड निकाल दी। अब सिटीजन ने बोला आपने किस तरीके से किया, तो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। आगे देखते हैं, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट। आज दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। कैसे होगा? आज अपन एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे रिवर का। दो राज्यों और नदी बह रही है। अब एक राज्य कह रहा है, एक स्टेट कह रही है कि हमें ज़्यादा पानी चाहिए इसका, दूसरा स्टेट बोल रही है हमें ज़्यादा पानी चाहिए। हो गया ना डिस्प्यूट दो स्टेट्स के बीच में। तो उसको रिजोल्व करने के लिए भी कौन अब काम आएगा यहाँ पे? जुडिशरी। एंड द लास्ट, बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कई बार बहुत सारे ऐसे मैटर्स रहते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट रहता है, जैसे कि आपको बजट एलोकेशन को लेकर के या फिर कुछ स्पेसिफिक लॉज एनफोर्स कराने किसी स्टेट के अंदर, कुछ कानून अप्लाई करवाना स्पेसिफिक स्टेट के अंदर। तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स को कौन रिजोल्व करता है? आपका जुडिशरी। और इसको अपन किस टर्म के अंदर लेते हैं? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बीच में। वन अदर वन इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट if it believes that these are a violation of basic structure of the constitution, it is called the judicial review। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, अगर कोई लॉ बना है और उसके अंदर कोई लूप होल है, कोई मिस्टेक है, तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है, हमारा रिजर्वेशन मिला था 27% किसको? सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को। SCBC एक आपका मंडल कमीशन अपॉइंट हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन मिला 27% रिजर्वेशन किसको मिला? OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। अब उसके अंदर आपका इंदिरा साहनी एक केस आता है जिसके अंदर उन्होंने अपील करा कि इसके अंदर भी जो क्रीमी लेयर है उसको रिजर्वेशन ना मिलके जो रिक्वायर्ड लोग बाग है उन तक ही आपका रिजर्वेशन के जो कह सकते हो आप एडवांटेज है उन लोगों को मिले। तो लॉ तो पहले बन गया था, फिर बाद में इंदिरा साहनी ने केस किया, उस केस के अंदर आपका जुडिशरी ने वापस से रिवाइज किया लॉ को और नया कानून निकाला। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कानून बन गया है पार्लियामेंट के अंदर, उसको भी हम रिवाइज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। और ये काम कौन करेगा? आपका जुडिशरी। द थर्ड वन इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। आज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? ये हमारे कुछ राइट्स हैं जो कि हमारे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जैसे कि आपका राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कल्चरल हेरिटेज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, तो इसके अंदर अब वो व्यक्ति अप्रोच कर सकता है कोर्ट के अंदर। कौन से कोर्ट में करेगा? या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत करेगा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट में करेगा तो आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये क्या कर सकता है?
अप्रोच कर सकता है कोर्ट को। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स first is the other branches of government, that is the legislature and executive cannot interfere in the working of the judiciary। ये मैंने अभी आपको बताया है कि जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। कोर्ट अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर रह करके काम नहीं करते। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट प्रेशराइज कर सकती थी जजेस को कि आप हमारे अगेंस्ट में कोई आदेश ना निकालें, जबकि ऐसा कई बार हमें देखने को मिला है कि जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट हैं, वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी ऑर्डर निकालते हैं और कई बार गवर्नमेंट को भी इस तरीके का फटकार सुनने को मिलती है कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी अपने वर्किंग स्टाइल को फिर रिवाइज करती है, रेक्टिफाई करती है। द सेकेंड इज independence of the judiciary allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by legislature and executive। आज पार्लियामेंट के अंदर लॉज बनते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी गवर्नमेंट जब आती है तो अपने हिसाब से अपनी मनमानी करते हुए कोई भी कानून बना देगा। उसको चेक करने के लिए जुडिशरी बैठी हुई है। अगर ऐसा लगता है जुडिशरी में जजेस जो बैठे हैं कि कोई ना कोई जो कानून बना है वो गलत है, तो उसको रिजॉल्व करने का, रेक्टिफाई करने का, बदलने का पूरा हक जुडिशरी के पास है। अगर किसी व्यक्ति को भी लगता है कि ये कानून गलत है या इसके अंदर कोई अमेंडमेंट होना चाहिए, तो वो अपना केस फाइल कर सकता है रेस्पेक्टिव कोर्ट के अंदर। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। नेक्स्ट इज द जुडिशरी ऑफ इंडिया। आप देखेंगे हम यहाँ पर किस तरीके का आपका हियरार्ची है। अपन शॉर्ट में इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट आता है, देन क्या आता है, हाई कोर्ट, और सबसे एंड में क्या आता है आपका, सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है। सबसे ऊपर रहेगा आपका हियरार्ची में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। बट जब मैं यहाँ पे बात करूँगा तो मैं यहाँ नीचे से स्टार्ट करूँगा बात करना। जब भी कोई केस फाइल होता है तो सबसे पहले वो कहाँ पर फाइल होएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में। अगर यहाँ से कोई आपका केस, किसी एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यहाँ पे एक पर्सन ने केस किया, कहाँ पर जाएगा वो, सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जिसको अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट क्यों बोला गया, क्योंकि जो सबसे लोएस्ट लेवल है कोर्ट सिस्टम का, उसके अंदर बहुत सारे कोर्ट आते हैं, जैसे कि सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, आपका कंज्यूमर कोर्ट, फैमिली कोर्ट। तो इस तरह के कई कोर्ट आते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है आपका, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला जाता है। ठीक है। अब एक पर्सन ने यहाँ पे केस किया था, वो केस हार गया। ठीक, आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे एक मेड थी, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उसने घर के अंदर चोरी करी है, जबकि उसने चोरी नहीं करी थी। तो बाद में वो फिर जो आपका लोअर कोर्ट है उसने तो निकाल दिया था आदेश कि इसने चोरी करी है, बट जब वो अपील करते हो तो वहाँ पर उनका जजमेंट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, एक पर्सन ने केस किया, वो हार जाता है, तो वह कहाँ पर अपील कर सकता है, देन हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है। अगर लगता है कि उसको हाई कोर्ट से भी जो उसका जजमेंट था उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो कुछ केसेस के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। बट ये अपील करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक स्पेसिफिक केस है वो 3 जगह घूमता रहेगा। आपने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलाया, फिर उसी को हाई कोर्ट में चलाया, फिर उसी को सुप्रीम कोर्ट में चलाया। जब भी आप किसी केस के ऊपर अपील करेंगे तो उसके लिए कुछ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और फिर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो उस केस को वापस रीओपन करता है, या फिर जो जजमेंट आपका लोअर कोर्ट ने दे रखा है उसको उस तरीके से ही रखता है, यथावत रखता है, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर अपन बात करें तो इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। हमें पता है इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहता है वो फुल एंड फाइनल रहता है।
आप इसके आगे किसी भी कोर्ट में अपील कर नहीं सकते। इसके ऊपर एक कोर्ट और रहता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, बट वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, केवल मैं आपको जीके पार्ट के लिए बता रहा हूँ। एक कोर्ट और रहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बट अगर अपन कंट्री की बात करें तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट एंड इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो आपका चीफ जस्टिस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अगर अपन अभी की बात करें, आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? शरद अरविंद बोबडे, SA बोबडे, ये आपके चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। इट इज़ असिस्टेड बाय द 31 जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। अब अपन ने एक कौन अपॉइंट कर दिया? चीफ जस्टिस। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? मुख्य न्यायाधीश। कौन है अभी वर्तमान में? शरद अरविंद बोबडे, SA बोबडे, ठीक है। उसके अलावा 31 जजेस और हैं, किसके लिए? हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस आते हैं, तो क्या केवल एक ही जज उसको सबको डील करेगा? नहीं, इसके अलावा 31 जजेस और हैं इस तरीके केसेस को डील करने के लिए। अब होता क्या है, इसके अंदर आपका अलग अलग बेंचेस बनती हैं। जब भी कोई केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने देखा होगा कई बार टीवी के अंदर 3 जजेस की बेंच बनी, 7 जजेस की बेंच बनी। तो इस तरीके से ये लोग एक बेंच बना करके फिर उसके बाद उसके ऊपर जजमेंट देते हैं। आगे देखते हैं, जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 65, हाउएवर दे कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसयूज ऑफ पावर और मिसकंडक्ट पे रिटायर हो जाते हैं। बट इससे पहले भी उनको रिमूव किया जा सकता है। क्या कहते हैं उस प्रोसीजर को? उसको बोलते हैं आपका इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं हिंदी में? महाभियोग। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर पार्लियामेंट में कोई कानून बना है जो कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई परिवर्तन करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कमिंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट कोर्ट इज हाई कोर्ट। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। राज्य की अगर अपन बात करें तो सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है जुडिशरी की, किसकी रहती है? हाई कोर्ट की रहती है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में आपके 2 हाई कोर्ट हैं। जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? जोधपुर में, और उसकी एक ब्रांच कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। अभी राजस्थान में जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? जहाँ तक मुझे याद है अभी लेटेस्ट जो है वो हैं इंद्रजीत मोहंती। अपन ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, वहाँ पर कौन थे? शरद अरविंद बोबडे। राजस्थान हाई कोर्ट की बात करो तो यहाँ पर कौन है चीफ जस्टिस? इंद्रजीत मोहंती। आगे भी देखते हैं। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये चीफ जस्टिस अभी कौन है? राजस्थान के इंद्रजीत मोहंती। इनको कौन ने अपॉइंट किया होगा? प्रेसिडेंट है। मतलब अभी जैसे प्रेसिडेंट है अपने वर्तमान में रामनाथ कोविंद है, तो उन्होंने, या उससे पहले जो प्रेसिडेंट रहे होंगे उन्होंने। इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस कौन है आपके? SA बोबडे। एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो भी गवर्नर है स्टेट का, वो उनकी कंसल्टेशन के साथ। अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 62। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है? 65 था ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर कितना है? 62 है। कंफ्यूज नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट में 65, हाई कोर्ट में 62 है रिटायरमेंट की एज। दे कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दे ट्राई बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एज वेल एज रिव्यू जजमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर कोई लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर कोई जजमेंट आ, उसको रिव्यू करना। रिव्यू करने का मतलब उसको वापस से एक बार चेक करना कि इस केस के अंदर कोई नया एविडेंस तो नहीं है, कि जो जजमेंट दिया है क्या वो सही है कि नहीं। तो इसको पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के केसेस को रिव्यू कर सकते हैं। आगे देखते हैं आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैं कोटा की बात करूं तो कोटा में भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना हुआ है। दे हियर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल। अब सिविल और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं अपन एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, आगे इसको डिफरेंस में भी देखेंगे। क्रिमिनल केसेस का मतलब क्या होता है? ऐसे केसेस जिनका जो सीरियसनेस ऑफ क्राइम है वो काफ़ी
ज़्यादा है। जैसे कि किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, किसी ने डकैती करी है, किसी ने किसी को बंधक बना लिया है, किसी ने लूट लिया है किसी के संपत्ति को, ये सब केसेस किस में आएंगे? क्रिमिनल में। सिविल केसेस कौन से होते हैं? जिनकी सीरियसनेस थोड़ी कम रहती है। इसमें क्या रहता है? किसी ने किसी के घर के अंदर घुस करके उसको मारपीट कर दी, किसी ने छोटे बहुत ज्वेलरी चुरा ली, पैसे चुरा लिए, इस तरीके केसेस सिविल केसेस में आते हैं। ठीक है, सिविल केसेस में जनरली क्या होता है? पेक्यूनियरी आपको फाइन लगता है, मतलब पैसे का फाइन लगता है, और कुछ केसेस के अंदर जेल भी होती है। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा, आपको सज़ा तो काटनी पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको फाइन भी देना पड़ेगा। दे आर प्रिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में क्या अंतर होता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है 3 मार्क्स के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है? इट इज़ द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, वाइल सेशन कोर्ट इज हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट। सिविल और क्रिमिनल के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं। दे हियर केसेस रिलेटेड टू द मनी, प्रॉपर्टी, विल क्या होता है? आपकी वसीयत, मैरिज, डिवोर्स, गार्जियनशिप। गार्जियनशिप का मतलब 18 ईयर्स के पहले किसी पर्सन की, किसी बच्चे की गार्जियनशिप लेना। और क्रिमिनल की अगर अपन बात करें तो दे केसेस रिलेटेड टू द थेफ्ट, मर्डर, रॉबरी एटसेट्रा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर प्ली अगेंस्ट जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट, दे हियर अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्या रहता है आपका? ये लोअर कोर्ट की प्ली सुनते हैं, प्ली का मतलब अपील करना किसी चीज़ की, और सेशन कोर्ट क्या होते हैं? ये अपील सुनते हैं किसकी? लोअर कोर्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला है प्ली, यहाँ पर हमने बोला है अपील। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या जाएगी? आपकी अपील जाएगी। जब सिविल केसेस है उसमें क्या करेंगे अपन? प्ली करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट करना। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? नेक्स्ट, there are 3 different levels of court in India. The first one is Supreme Court. It is located in New Delhi. ये कई बार आपसे fill in the blanks में आता है 1 मार्क्स के अंदर। Where is Supreme Court of India situated? याद रखना न्यू दिल्ली में। अपन ने ऊपर इमेज भी देखी थी। The Supreme Court is the topmost court of the Indian judiciary. It hears both civil and criminal cases as well as those relating to the interpretation of the Constitution. सिविल और क्रिमिनल केसेस के अलावा वो केसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, इस तरीके के केसेस आपके कहाँ पर सुने जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। कंपोजिशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आपका एक चीफ जस्टिस रहेगा, हु हेड्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। इसके अलावा आपके 31 जजेस रहते हैं, जिनका क्या काम रहता है? असिस्ट करना। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। डू यू नो, एक हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इट केम टू एग्जिस्टेंस ऑन 28 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, कई बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है हमको। ठीक है, इस डेट को याद रखना है, 28 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। The investiture ceremony of the Supreme Court took place in the Chamber of Princes that also houses the Indian Parliament। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट बता रखे हैं आपको। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या है अब देखते हैं अपना। टू बी एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्या क्वालिफिकेशन है? वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 10 साल तक हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट हो, मतलब आपका वकील हो। द नेक्स्ट इज ही शुड बी द जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। 10 साल के लिए एडवोकेट हो हाई कोर्ट में, और 5 साल के लिए वो क्या हो? किसी हाई कोर्ट के अंदर आपका जज हो। अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, एक्सपर्ट इन द लॉ इन द प्रेसिडेंट ओपिनियन। प्रेसिडेंट की नज़रों में अगर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर रहा है तो उनकी नज़र में वो व्यक्ति कानून का ज्ञाता होना चाहिए, मतलब शी शुड बी एक्सपर्ट इन द लॉ। अब टेन्योर क्या होता है, एक बार वापस रिवाइज करें, अपन यहीं पे याद कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है? भारत का नागरिक हो। दूसरा, 10 साल तक एडवोकेट रहो हाई कोर्ट में। तीसरा, 5 साल तक जज रहे हो। और चौथा, प्रेसिडेंट की नज़रों में या प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि वो व्यक्ति क्वालिफाइड है,
एक्सपर्ट है लॉ के मैटर्स के अंदर। टेन्योर क्या रहता है, वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही कैन रिमेन इन ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 साल की उम्र तक, 65 ईयर्स की एज तक एक पर्सन सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंटेड रहता है। द रिमूवल ऑफ द जज इज नॉट ईजी, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यहाँ पर हमने दो वर्ड्स यूज़ किए, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये दो ग्राउंड्स के बेस पर ही प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है किसी जज को। किस प्रोसेस के थ्रू, इम्पीचमेंट के थ्रू। मिसबिहेवियर क्या मतलब, जब किसी जज ने प्रॉपर एक जजमेंट ना दिया हो, जजमेंट गलत दे दिया हो, या फिर इनकैपेसिटी, उन्होंने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया हो जिसके लिए वो एलिजिबल थे ही नहीं, मतलब अपनी पावर को मिसयूज करना। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज इज थ्रू इम्पीचमेंट। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन गया 1 मार्क्स के अंदर कि जज को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपना इम्पीचमेंट। इन दिस प्रोसेस ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पासेस अ रेजोल्यूशन टू दैट अफेक्ट बाय अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट। अब किसी जज को आपको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले प्रपोजल आएगा। उस प्रपोजल के बाद जो दोनों हाउसेज हैं आपके, वहाँ से भी कम 2/3 मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होगा। अच्छा, यहाँ पर 14 डेज का नोटिस किसको दिया जाता है, जज को, जिसको रिमूव करना है, ताकि वो अपने आप को पेश कर सके, वो अपने आप को अपनी वकालत कर सके। वापस उसको भी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना कि हम क्यों आपको रिमूव करें, जब वो अपने आप को कह सकते हैं डिफेंड करेगा कि मैंने ऐसा कोई काम किया है या नहीं किया है। जज को 14 डेज मिलते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अगर जज को रिमूव करने का प्रपोजल 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है, जितने भी वहाँ पर मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो वो जज रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट, नाउ कम्स द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी जजमेंट निकल करके आते हैं वो कहलाते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो अपने आप में वो लॉ बन जाता है, और जो आपकी हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो इसको एज ए लॉ लेकर के आगे के केसेस को डील करते हैं। एक होता है आपका AIR मैनुअल। अगर आप किसी कभी एडवोकेट के घर पे गए हो, ऑफिस में गए हो, देखा होगा आपने यहाँ पे बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की बुक्स रहती हैं, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की बुक्स रखी रहती हैं, मोटी मोटी। तो क्या होती हैं वो, AIR मैनुअल। AIR मैनुअल का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया रीडर मैनुअल। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट के ईयर वाइज जजमेंट हैं उनका रिकॉर्ड रहता है। उसको बेस बनाते हुए जो वकील है वो आगे के अपने केसेस को लड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ कोर्ट एक्सरसाइजेस ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन केसेस विच कैन बी हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट कोर्ट ओनली। द जुरिडिक्शन अप्लाइज टू द कोर्ट वेयर द केस ओरिजिनेट। मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस को अपने आप लेता है जब फर्स्ट टाइम केस फाइल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, उसको क्या कहते हैं अपन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। द सेकंड इज अपीलेट जुरिडिक्शन, व्हेन इट कैन हियर अपील अगेंस्ट अ केस विच हैज ऑलरेडी बीन ट्राइड बाय अ लोअर कोर्ट। कोई ऐसा केस था जो कि लोअर कोर्ट के अंदर पहले से चल रहा था, उसको अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अपीलेट जुरिडिक्शन। पहला जुरिडिक्शन क्या पढ़ा अपन ने, ओरिजिनल, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार केस, फ्रेश केस फाइल हुआ है। सेकंड इज अपीलेट, मतलब यहाँ पर कोई पुराना केस था जिसकी अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। द थर्ड वन इज अ कोर्ट एक्सरसाइजेस एडवाइजरी जुरिडिक्शन व्हेन इट गिव्स एडवाइस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आज संविधान को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है कि आप अपनी इसके ऊपर राय दीजिए, तो अपना एडवाइजरी जुरिडिक्शन की पावर को यूज़ करते हुए अपना एडवाइस देता है। द लास्ट इज अ कोर्ट exercises supervisory jurisdiction when it supervises the functioning of the lower court। कई बार सुप्रीम कोर्ट अपनी सुपरवाइजरी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए लोअर कोर्ट्स की जो फंक्शनिंग है उसको देखता है, वॉच करता है कि क्या ये प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अ कोर्ट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड व्हेन इट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जितने भी कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं उन्हें एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखा जाता है और उनको आगे
काम में लिया जाता है, नए केसेस के अंदर देखा जाता है। द नेक्स्ट इज हाई कोर्ट। कंपोजिशन। हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। हाई कोर्ट में कौन रहते हैं? आपके चीफ जस्टिस रहते हैं और अदर जजेस रहते हैं। द नंबर ऑफ जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द साइट। अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे 28 स्टेट है तो हर स्टेट का एक हाई कोर्ट रहेगा। कुछ जो छोटी स्टेट्स हैं वहाँ पर उनके लिए कॉमन हाई कोर्ट रहता है। ठीक है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। क्वालिफिकेशन क्या होती है हाई कोर्ट के जज के लिए? वही वाली क्वालिफिकेशन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पहला सेम है, इंडिया का सिटीजन हो। सेकंड, हाई कोर्ट के अंदर 10 साल के लिए वकील रहे हो। और तीसरा, वो इंडिया के जुडिशियल ऑफिस के अंदर कम से कम 10 साल उन्होंने काम किया हो। ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, टेन्योर। हाई कोर्ट जज होल्ड्स ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जज का टेन्योर क्या रहता है? 62 ईयर्स। इसको रिमूव कर सकते हैं सेम प्रोसेस जैसा कि आपका सुप्रीम कोर्ट में, मतलब इम्पीचमेंट के थ्रू। द नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। जस्ट एज द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुडिक्शन। दिस इंक्लूड ओरिजिनल, अपीलेट, सुपरवाइजरी। याद रखना 3 तरह के जुडिक्शन है, ओरिजिनल है, अपीलेट है और सुपरवाइजरी है। हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज original jurisdiction in cases involving protection of fundamental rights, dispute related to state election, cases where interpretation of the constitution is needed। हाई कोर्ट में फ्रेश केस कब फाइल होएगा? जब आपका फंडामेंटल राइट को लेकर के कोई केस आ गया, इलेक्शन को लेकर कोई केस आ गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कोई केस आ गया। इफ अ पार्टी टू अ डिस्प्यूट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, इट कैन अपील टू द हाई कोर्ट अंडर अपीलेट jurisdiction। The High Court hears appeals in 3 types of cases: civil, criminal and revenue। 3 तरह के आपके केसेस बनते हैं। सिविल, क्रिमिनल में बता चुका हूँ आपको। रेवेन्यू का मतलब जब कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग केस है, कोई रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कोई केस कर रखा है रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के, या किसी इंडिविजुअल ने केस कर रखा है रेवेन्यू के रिगार्डिंग, उस तरह के केसेस के अंदर। इफ सबऑर्डिनेट कोर्ट सेंटेंस अ कन्विक्टेड पर्सन टू डेथ, एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट। अगर किसी लोअर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को आपका क्या दे दिया है पनिशमेंट के तौर पे, कन्विक्टेड पर्सन टू डेथ, मतलब उसको इस तरह का पनिशमेंट दे दिया है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया, डेथ पेनल्टी दे दी है, तो उसको हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। अभी जैसे कि अपन लेटेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, आपके एक न्यूज़ एंकर हैं रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी, तो उनका केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर और उनकी बेल के लिए भी फाइल कर रखा है एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तो क्या हुआ यहाँ पर, उनके ऊपर केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन फाइल कर रखा है कि क्यों इनको किस तरीके से डिटेंशन हुआ है। तो वो एक पूरा एक केस है, उसके ऊपर अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर उसको अपन ले सकते हैं कि किस तरीके से कुछ केसेस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लिया जा सकता है जब उस केस के थ्रू कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस भी आपकी निकल रही हो। आगे देखते हैं। As a part of the supervisory jurisdiction, it supervises the functioning of all the courts below it. Like the Supreme Court, it is also a court of record and maintains records of its decision for the subordinate court to refer to wherever needed in similar cases। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। इसमें क्या है, सुपरवाइजरी जुडिक्शन है। इसके अंदर क्या रहता है, आपका जो हाई कोर्ट है वो सुपरवाइजरी फंक्शनिंग करता है। इसके अंदर वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी रखता है, मतलब हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं वो आपके रिकॉर्डेड रहते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। इसके अलावा जहाँ पर भी उसको लगता है कि लोअर कोर्ट को उसका सुपरविज़न देना है या उसको कोई अपनी व्यूज़ देने हैं, अपना कोई एडवाइस देनी है, तो उस तरह का काम भी करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।